कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियां छापा मारती हैं और बचने के लिए कंपनियां चंदा दे देती हैं। कांग्रेस ने इसकी पूरी लिस्ट गिना दी, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो भी बात करता हूं। कांग्रेस का आरोप है कि डीएलएफ पर 25 जनवरी 2019 को छापा पड़ा। 9 अक्टूबर 2019 को पहला बॉन्ड खरीदा। अब इसका फैक्ट यह है कि डीएलएफ तो 2020, 21, 22 में भी बॉन्ड खरीदता रहा और उस पर 2023 में भी छापे पड़े। कांग्रेस का आरोप है कि 19 फरवरी 2019 को डिविस लैब पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और 5 जुलाई 2023 को डिविस लैब ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। लेकिन सवाल यह है कि वो 4 साल बाद बॉन्ड खरीदकर जो है अपने ऊपर जांच रुकवा रहा है। ये केस से कैसे जुड़ा है ये भी बताना चाहिए ना भाई, कि 19 में छापा पड़ रहा है, 23 में वो बॉन्ड खरीद रहा है, 4 साल सोया रहा, फिर बोला कि अच्छा एक काम करते हैं बॉन्ड खरीद के आपको पैसा देते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नवयुग इंजीनियरिंग ने 90 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 18 अप्रैल 2019 और 10 अक्टूबर 2022 के बीच ये बॉन्ड खरीदे गए। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 17 दिन तक 41 मजदूर इसमें फंसे रहे, मामले की जांच तक नहीं की गई। जबकि इसका फैक्ट यह है कि टनल हादसे की जांच एक्सपर्ट कमेटी कर रही है। एडिशनल डीजी बीआरओ आरके धीमान इसके अध्यक्ष हैं। इस कमेटी के आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर केएस राव सदस्य हैं। डीटीयू और रेलवे के अधिकारी जांच कमेटी के सदस्य हैं। 2019-20 में सीपीएम को भी इस नवयुग से 50 लाख रुपए का चंदा मिल चुका है बॉस। और कई लोग तो यह भी भ्रम फैला रहे हैं कि यह नवयुग अडानी की कंपनी है, जबकि उस हादसे के बाद ही अडानी ग्रुप जो है वो साफ कर चुका है कि हमारा नवयुग से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि टोरेंट पावर ने जनवरी 2024 में 86 करोड़ का चंदा दिया। मार्च 2024 को महाराष्ट्र में 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। इसका एक फैक्ट यह भी है कि 2003 से 2011 तक कांग्रेस को 14 करोड़ इसी टोरेंट ने पैसा दिया था, चंदा दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ने एक दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट का एकाधिकार हो गया। जबकि फैक्ट यह है कि अप्रैल 2020 से ही सीरम इंस्टीट्यूट कोविड वैक्सीन पर काम कर रहा था। तब तो चंदा दिया नहीं था, तो उसको कोविड वैक्सीन बनाने कैसे मिल गया? कोविड वैक्सीन सफल रही तब उसके शेयर बढ़े। यानी अभी तक जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई और आरोपों के जो फैक्ट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। आगे हो जाएंगे तो बता दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहे भाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी सीबीआई के छापों में एक्शन खोजने वालों को जवाब भी दिया। एक इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सिर्फ कल्पना लगती है कि ईडी की रेड के बाद कंपनियों ने पैसे दिए। अगर कंपनियों ने पैसे दिए और उसके बाद भी सरकार ईडी के जरिए उन तक पहुंची तो उसका क्या? यह महज अटकलबाजियां हैं कि ईडी ने कंपनियों का दरवाजा खटखटाया और फिर इन कंपनियों ने खुद को बचाने के लिए फंड दे दिया। एक सवाल इस बात का भी है कि अगर यह आरोप सही भी है कि ईडी जो है वो चंदा वसूली कर रही है, इस देश में एक आदमी नहीं है जो आकर सामने यह कहे कि मुझसे ईडी ने पैसे मांगे। किसी ने केस तक नहीं किया, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया कि ईडी हमसे वसूली कर रही है। इतने बिजनेसमैन का नाम ये लोग दे रहे हैं कि कर दिया, कोई नहीं आया बोलने। इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉप डोनर में दूसरा नाम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसे लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। यह कंपनी टनल और ब्रिज के बड़े प्रोजेक्ट्स करती है। मेगा इंजीनियरिंग ने कुल 966 करोड़ रुपए का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा दिए। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किया। इसने बोरीवली ट्विन टनल का प्रोजेक्ट मिल गया। जयराम रमेश ने आरोप लगा दिया कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4,500 करोड़ रुपए की जोजिला सुरंग परियोजना मिली और अक्टूबर 2020 में चुनावी बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए का दान दे दिया। यह भी आरोप लगाया कि मेगा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मेगा इंजीनियरिंग पर सवाल उठाया। एक बार संजय राउत को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि मेगा इंजीनियरिंग का कांग्रेस से क्या कनेक्शन निकला और इन आरोपों में कितना दम है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। अब पहले तो यही साबित होना बचा हुआ है कि मेगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को पैसा दिया तो दिया कितना। खैर मान लिया कि सारा पैसा बीजेपी को ही दिया,
फिर भी कुछ सवाल है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मिले 14,400 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस मेगा इंजीनियरिंग ने 2023 में कंपनी को, जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग, ठीक है, इस पर आरोप क्या है भाई कि इसने 140 करोड़ रुपए दिए। कब दिए? अप्रैल 2023 में। और इसको कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला? 14,400 करोड़ का। किसका मिल गया? टनल का। अब कुल चंदा कितना है? 140 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट कितने का मिला है? 14,400 करोड़ रुपए। यानी अगर आप इस चंदे को सीधा सीधा इससे जोड़ भी दीजिए आरोप के मुताबिक, तो यह चंदा इस प्रोजेक्ट का कितना है? 1%। अब ये हमें यह नहीं पता कि कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई कितनी है, लेकिन एक सवाल तो यह उठता है कि अगर यह आरोप सही है तो कोई भी कंपनी क्या ये 140 करोड़ रुपए का मात्र चंदा देके 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ले रही है? और ये आरोप भी वो पार्टी लगा रही है जिसके राज में 60-70 साल में हजारों करोड़ के घोटाले हुए। उसको तो पता होना चाहिए कि कितने कितने घोटाले में कितना कितना जो है वो पैसा लिया जाता है। 1% 140 करोड़ देके 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट। उसमें भी एक बड़ा सवाल है कि ये प्रोजेक्ट भी ई टेंडरिंग के तहत मिला है। वहां कैसे घोटाला हुआ भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा। इसी तरह कांग्रेस ने मेगा इंजीनियरिंग को जोजिला सुरंग परियोजना देने पर भी सवाल उठाए। तो जोजिला योजना जो है, इसका खर्चा कितना है भाई? इसका खर्चा है 4,500 करोड़, ठीक है। और कह रहे हैं कि चंदा इसके बाद कितना दिया? 20 करोड़, मात्र 20 करोड़। यानी अगर आप इस चंदे को जोड़ें तो यह प्रोजेक्ट का 0.4% है। 20 करोड़ रुपया देके 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रही है। हो सकता है लेती हो कांग्रेस के हिसाब से, हमको तो नहीं समझ में आ रहा भाई, और इसके कोई सबूत भी सामने नहीं दिख रहे। जिस हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी के कई राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साल 1989 में कंपनी की शुरुआत हुई, तब इसका नाम मेगा इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस था। शुरुआत में यह कंपनी म्युनिसिपैलिटीज के लिए पाइप बनाती थी। फिर साल 2006 में इसने अपना नाम बदला और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े बड़े काम, जैसे बांध बनाना, पावर प्लांट, टनल, रोड से जुड़े प्रोजेक्ट करने लगी। तेलंगाना में जब बीआरएस की सरकार थी, तब इस कंपनी को सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ का ठेका मिला। 1.5 लाख करोड़। कोई ये तो नहीं पूछ रहा कि बीआरएस को चंदा गया कि नहीं गया। और बीआरएस उन टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टी में है जिन्हें बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा भी मिला है। लेकिन चूंकि घेरना मोदी को है, तो मेगा इंजीनियरिंग को कोई बीआरएस से नहीं जोड़ रहा। कंपनी के मुताबिक यूपी से लेकर दर्जनों राज्यों में उसके अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें बीजेपी के राज्य भी हैं और कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित दूसरे राज्य भी हैं। तो क्या यह कह देना चाहिए कि हर राज्य में इस कंपनी ने चंदा देकर प्रोजेक्ट लिया है? कहना तो सही है। फैक्ट जो है हमने आपको बता दिया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा और जोजिला टनल को लेकर जो आरोप लगे, उस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट से सीधे जुड़े हुए थे। टाइम्स नाउ नवभारत के पब्लिक मंच पर उन्होंने ये कहा कि भाई इसको जो प्रोजेक्ट मिला उसके बारे में उन्होंने बताया, वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि क्या पाकिस्तान की कंपनी से भी राजनीतिक दलों को चंदा मिला। पहली बात आप समझिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो जोजिला टनल है उसका 4 बार टेंडर हुआ और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ का रूप मिला था। एक साल दिल्ली के एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बैठकर मैं खुद उसमें पार्ट था। हमने टेक्निकल, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया। और जब टेंडर निकाला तो 5-6 पार्टियों ने टेंडर भरा, ई टेंडर था। और उस टेंडर में सबसे लोवेस्ट टेंडर जो हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो मेगा इंजीनियरिंग को मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 70% काम पूरा हुआ है और जो काम 12,000 करोड़ का था वो 6,000 करोड़ रुपए में करके हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। इसी मेगा इंजीनियरिंग की बात करते हुए आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। मेगा इंजीनियरिंग ने सीपीआई को साल 2021-22 में 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। इसी तरीके से अगर आप कांग्रेस का मामला देखें तो 2008-9 में अडानी इंटरप्राइजेस ने
1.5 करोड़ और अडानी ने के मुद्रा पोर्ट कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को दिया था। ये तो वो आंकड़े हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए भी नहीं है और पब्लिक डोमेन में है। तो क्या इससे यह कह दिया जाए कि सीपीआई और कांग्रेस को जो चंदा मिला वो किसी फायदे के बदले मिला था? अब जब आरोपों की बात हो रही है तो ये के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का भी केस देखिए। एसबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 7 अप्रैल 2022 को हेटेरो ग्रुप ने 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 19 मई 2022 को हेटेरो ग्रुप के मालिक बी पार्था रेड्डी को बीआरएस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और वो सांसद बने। तो क्या यह कह दिया जाए कि राज्यसभा की सीट के बदले बीआरएस ने बी पार्था रेड्डी से 40 करोड़ का चंदा लिया था क्या? जबकि यह क्लियर ही नहीं है कि 40 करोड़ के बॉन्ड किस कंपनी को दिए गए, तो कैसे पूछेगा? लेकिन आरोप लगाना होगा तो आप बोल सकते हैं। चंदा देने वाले टॉप कंपनियों की लिस्ट में एक नाम है क्विक सप्लाई चेन का। यह तीसरा सबसे बड़ा डोनर है जिसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। क्विक सप्लाई चेन मुंबई बेस्ड कंपनी है और यह कंपनी वेयरहाउस और स्टोरेज यूनिट्स बनाती है। इस कंपनी ने साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान 360 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को इस लिस्ट में अंबानी अडानी का नाम तो मिला नहीं, लेकिन आरोप यह जरूर लगा दिया गया कि क्विक सप्लाई चेन रिलायंस से जुड़ी कंपनी है और उसने ही बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब तक तो यह पता नहीं चल पाया है कि क्विक कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, लेकिन जहां तक इस कंपनी के रिलायंस से कनेक्शन की बात है तो उसका फैक्ट भी आपको बताता हूं। इस कंपनी में रिलायंस का शेयर सिर्फ 16.68% है, यानी अगर 17% भी मानिए तो 83% शेयर किसी और के पास है, रिलायंस के पास मात्र 17%। इसलिए यह कहना कि पूरी की पूरी कंपनी रिलायंस चला रही है, यह तो गलत है। इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी जवाब दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी भी नहीं है। हालांकि इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जिस साल में इस कंपनी ने 360 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उस साल में इस कंपनी का प्रॉफिट मात्र 21 करोड़ रुपए था। इसलिए पता लगना यह भी जरूरी है कि इतना कम प्रॉफिट रखकर भी इतना चंदा क्यों दे रही थी और किसको दे रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया तो विपक्ष इतनी जल्दबाजी में था कि बिना पूरी सच्चाई जाने ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक आरोप जो विपक्षी नेता लगा रहे हैं वो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड और पाकिस्तान का भी कनेक्शन है। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में हब पावर कंपनी का नाम आया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यह पाकिस्तानी कंपनी हबको है और इसने बीजेपी को चंदा दिया। सोशल मीडिया पर भी विपक्ष समर्थक हैंडल इसी तरह से प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी समर्थक भी इस हब पावर कंपनी को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि इससे कांग्रेस और दूसरे दलों को चंदा गया है। यानी दोनों तरफ से आरोप लग रहा है कि पाकिस्तानियों से पैसा ले लिया। एक बार विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको इस हब पावर कंपनी की सच्चाई भी बताता हूं। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। पाकिस्तान की कंपनी है, उसमें ये पाकिस्तान की कंपनी यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। इसलिए ऐसी बहुत कंपनियां हैं। इन नेताओं की बात की गंभीरता सोचिए कितनी कम है कि पैसा किसको गया ये पता भी नहीं है। सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी को गया और कह रहे हैं पाकिस्तान की कंपनी ने पैसा दिया। आप सच सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इन नेताओं की पॉलिटिक्स कितनी सीरियस है। हब पावर कंपनी की सच्चाई सुनिए। जो लोग इस कंपनी को पाकिस्तानी बता रहे हैं वो पाकिस्तानी कंपनी है भी नहीं, वो कंपनी भारत की है। हब पावर कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और यह पाकिस्तान की पावर कंपनी नहीं है। हब पावर कंपनी की डिटेल जीएसटी पोर्टल पर मौजूद है। नवंबर 2018 में हब पावर कंपनी रजिस्टर्ड हुई। आप सोचिए लोग नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए कितने उतावले हैं कि न फैक्ट चेक कर रहे हैं न सच बोल रहे हैं, जो मन में आया बोल देना। और इसलिए मैंने कहा था कि जब ये दो डेटा सेट आएंगे यही होगा। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लेने का आरोप सही नहीं है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किए जा रहे हर दावे पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए। जो कांग्रेस आज चुनावी चंदे को लेकर इतनी राजनीति कर रही है, मैं उसका इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं। साल 2013 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी,
तब चुनाव आयोग ने पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव दिए थे। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि हर राजनीतिक दल चंदा लेने के बाद रसीद दे। यह रसीद चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो, उसे चंदा देने के बाद मिलनी चाहिए। रसीद का रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाए जिससे हर वित्तीय वर्ष में ऑडिट किया जा सके। 20,000 से ज्यादा की रकम सिर्फ चेक या ऑनलाइन बैंकिंग करने का भी सुझाव था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इन सुझावों को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने तब कहा था कि जिस सिस्टम से चंदा लिया जा रहा है वही ठीक है। और उस वक्त का चंदा सिस्टम क्या था? खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप चल रहा था। आज कम से कम यह स्थिति हो गई, अरुण जेटली लाए थे यह कानून, और उसके बाद यह स्थिति तो हो गई कि आज कम से कम डेटा मांग रहे हैं तो डेटा मिल रहा है। पहले वाला तो क्या ही हिसाब चल रहा था, भगवान जाने। यानी कांग्रेस राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता नहीं चाहती थी उस वक्त। जिस तरह से चंदा मिल रहा है, कांग्रेस उसी सिस्टम के पक्ष में थी। और आज बिना कनेक्शन मिले सारा कनेक्शन इकोसिस्टम स्टैब्लिश कर रहा है। इसलिए कहा पाठशाला में फैक्ट्स पे बात करते हैं। अभी के फैक्ट्स ये हैं, कुछ नया आएगा, कुछ नया दिखेगा, जिस पे सवाल बनेगा ताल ठोक के उनसे पूछेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, देश की बात है बॉस, देश